क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज इस पेपर का थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। और हम लोग यहाँ पर पूरे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो अति लघु त्रि प्रश्न थे 10 क्वेश्चन वो हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं लघु त्रि प्रश्न। तो लघु त्रि प्रश्न आज हम लोग कितने करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन है आप लोगों के। लघु त्रि जो प्रश्न है वो आपके पेपर में 10 आए थे, अभी हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसमें से 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि ये लघु त्रि है। और आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, लघु त्रि 2 नंबर का है। तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 नंबर का है। 4 से 5 लाइन में लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। इतने में आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो भी चीज़ें लिखेंगे वो क्लियर एंड क्रिस्प लिखेंगे। मतलब जो भी पूछा गया है क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले अच्छे से 1-2 बार, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है एज इट इज़ करेक्ट एकदम आंसर 4 से 5 लाइन में लिख दीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 ही नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। तो 10 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आप लोगों के जो नंबर हैं वो 2-2 करके के प्लस हो जाएंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिटेल से सॉल्व करते हैं। ये पेपर आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। ये रहे आप लोगों के लघु त्रि प्रश्न। और कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मतलब 10 क्वेश्चन है तो 20 नंबर के हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के साथ आप लोग अपना पेपर जो है वो सॉल्व करिएगा एग्ज़ाम में। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 लाइन लिख देंगे तो आसानी से आपको 2 नंबर गेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें से 5 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। और ये आप लोगों का 2024 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 12th का पेपर है जो अभी रिसेंट में हुआ है। तो ये बच्चों से मुझे मिला है तो मैं आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करवाया। इसके बाद 1-2 पेपर और सॉल्व करेंगे। और जो आप लोगों का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर वो भी मेरे पास है। तो पूरा पेपर इसी तरीके से हम लोग वो वाला भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से कितने टाइम मैनेजमेंट के साथ आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं और क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर कॉपी में राइट करिएगा। तो अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिखता है, बच्चों की समस्या आती है कि मैम क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो आप लोग जब यूट्यूब पे वीडियो ऑन करते हैं तो वहाँ पे साइड में जाया करिए। तो वहाँ पे सेटिंग का जो बटन होता है उस पर क्लिक करिए। फिर वहाँ पर वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। तो क्वालिटी पे जब क्लिक करेंगे तो एडवांस्ड का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो वीडियो क्वालिटी सेट होती है 360 होता है, 720 होता है, ऐसे करके। तो वहाँ पर आप अगर वहाँ पर सेट कर लेंगे 360 कर लेंगे, 360 नहीं है तो 720 कर लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर और साफ दिखाई देगा। तो ये अगर होता है कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपको अपने फ़ोन में जो वीडियो क्वालिटी है वो सेट करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें जो है क्लियर दिखाई पड़ेंगी। बाकी इधर से जो वीडियो होता है पूरा क्लियर होता है, साफ दिखाई देता है। तो ऐसा कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे जाएंगी। तो अब हम लोग फिर से अपने जो पेपर सॉल्व हम लोग करने जा रहे हैं उस पर जाते हैं और वहाँ पर एक एक क्वेश्चन को डिटेल तरीके से समझते हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन आज करेंगे, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है लघु त्रि में, जिसमें से 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और पहला प्रश्न है आप लोगों का, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से क्या आशय है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से क्या आशय है। तो ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी के रूप में पढ़ाई जा चुकी हैं, सारी चीज़ें आपको क्लासेस में कवर कराई जा चुकी हैं। तो जब पेपर आया होगा तो आप लोगों को लगा होगा कि सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं, पेपर आप लोगों को थोड़ा सा आसान ही लग रहा होगा। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या होता है इसको समझते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या ज़रूरतों की अपेक्षा कम भोजन लेने से होती है। मतलब जितनी ज़रूरत आपको रिक्वायरमेंट है शरीर के भोजन, जितनी रिक्वायरमेंट आपके शरीर को भोजन की है उतनी नहीं ले रहे हैं और उतने पोषक तत्व आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, तब कम भोजन लेने से क्या होता है, प्रोटीन ऊर्जा की जो कुपोषण की समस्या है वो उत्पन्न होती है। अर्थात यह समस्या ऊर्जा और प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्ग्रहण से होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मतलब होता है कि आप अपर्याप्त मात्रा में, मतलब कम मात्रा में प्रोटीन को ग्रहण कर रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं ले रहे हैं, और जो ऊर्जा है उसको भी
जितनी आपको आपके शरीर को चाहिए उतनी ना लेकर के कम मात्रा में ही ले रहे हैं। तो इन दोनों को जब कम मात्रा में, इन दोनों पोषक तत्वों को कम मात्रा में भोजन में लिया जाता है तो उनसे जो समस्या उत्पन्न होती है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या होती है। बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से संबंधित रोग हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यद्यपि बड़ी उम्र के लोगों को और जो लोग क्षय रोग, एड्स जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं उन्हें भी इस कुपोषण का खतरा रहता है। तो बच्चों के साथ साथ जो लोग क्षय रोग और एड्स जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं उनमें भी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण मैरास्मस कहलाता है। तो मैरास्मस क्या है? जब भोजन में ऊर्जा की कमी हो जाएगी और साथ ही प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उन दोनों की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग होता है वो क्या कहलाता है? मैरास्मस कहलाता है। तो ऑप्शन में जो एमसीक्यू होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैरास्मस होता है। और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति क्वाशियोरकार कहलाती है। और ऐसी स्थिति जिसमें केवल प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है बल्कि ऊर्जा की कमी नहीं होती है तो वो स्थिति या वो रोग की दशा क्या कहलाएगी? क्वाशियोरकार कहलाती है। तो ऐसी स्थिति जब शरीर में केवल प्रोटीन की कमी हो जाती है और इस कमी से बच्चों में जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? क्वाशियोरकार होता है। मैरास्मस कब उत्पन्न होगा? जब बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है। तो दो पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होगा? मैरास्मस होता है। और ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाली अन्य पोषण समस्याएं व्यक्ति का अल्प भार, क्षय कार्य तथा बौनापन होना है। और व्यक्ति के शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, डेफिशिएंसी होने लगती है तो इन सब के साथ साथ जो बच्चे हैं उनका जो वेट है वो भी कम होने लगता है और उनका जो शरीर है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। मतलब वहाँ पर जो मसल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती और साथ ही उनमें बौनापन देखने को मिलता है। मतलब उनकी जो हाइट है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से हो जाती है और ये जो समस्याएं हैं वो अधिकतर बच्चों में देखने की मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो क्षय रोग से ग्रसित है या एड्स से ग्रसित है उनमें भी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, श्रम के महत्व का क्या अर्थ है? तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ऐसे चैप्टर से ही पूछे गए, मतलब हाफ सिलेबस से ही आए हैं। तो हाफ सिलेबस क्या, यहाँ पर तो इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस ही कवर करवा दिया गया, वो भी सारी एनसीईआरटी की बुक से फ्री क्लासेस दी गई, थ्योरी विद एमसीक्यू, तो सारा कुछ कवर कराया गया है। तो पेपर आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी ही रहा होगा। श्रम के महत्व का क्या अर्थ है? उदाहरण देकर समझाइए। अब समझते हैं कि श्रम क्या है और इसका महत्व क्या है और उदाहरण भी इसका समझते हैं। श्रम के महत्व का अर्थ है कि जो कुछ कार्य करता है उसे उस पर अभिमान होता है। मतलब जो भी व्यक्ति कोई कार्य करता है उसे अपने कार्य पर अभिमान होता है। कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, चाहे किसी भी पेशे में कार्यरत व्यक्ति हो, वो जो भी कार्य कर रहा है उसे अपने कार्य पर क्या होता है? हमेशा गर्व होता है, अभिमान होता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी वर्धा में अपने आश्रम की साफ सफाई का ध्यान स्वयं रखते थे। इन्होंने कभी इन कार्यों को करने में हीन भावना महसूस नहीं की। मतलब जो महात्मा गांधी थे जब वर्धा में रहते थे, आश्रम में, वर्धाश्रम में रहते थे, तो वो अपने आश्रम की जो साफ सफाई है वो स्वयं करते थे और वहाँ पर झाड़ू लगाना, ये सारी जो चीज़ें होती सफाई से संबंधित वो स्वयं करते थे। लेकिन उन्होंने कभी इन कार्यों को करने में, मतलब आश्रम के कार्यों को करने में, साफ सफाई से संबंधित जो कार्य उनको करने में कभी हीन भावना महसूस नहीं की। वे श्रम के महत्व को समझाने के लिए अपना शौचालय भी स्वयं साफ करते थे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि वो लोगों को समझाना चाहते थे कि जो श्रम है उसका महत्व क्या है व्यक्ति के जीवन में। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि जो भी कार्य जो व्यक्ति करता है उसे अपने कार्य पर गर्व होना चाहिए। तो उन्होंने लोगों को श्रम के महत्व को समझाने के लिए अपना जो शौचालय है वो स्वयं वो साफ करते थे। कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है उसका मूल्य नैतिकता के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। मूल व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है उसका मूल्यांकन उसके मूल्य और नैतिकता के आधार पर करना चाहिए, बल्कि कार्य के छोटे या बड़े होने पर नहीं करना चाहिए। हर कार्य हर व्यक्ति के लिए
जो होता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो व्यक्ति अपने अनुसार जिस कार्य का चयन करता है वो उस कार्य के लिए परफेक्ट होता है और उसे अपने कार्य पर हमेशा अभिमान होना चाहिए और गर्व होना चाहिए। कभी भी अपने कार्य को लेकर के हीन भावना नहीं आनी चाहिए। तो इस बात को समझाने के लिए, श्रम के महत्व को समझाने के लिए जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपने आश्रम की भी वो सफाई करते थे, साथ ही साथ अपने शौचालय की सफाई भी वो स्वयं करते थे। उन्होंने श्रम के महत्व को समझाने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो की। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, रंग के उल्लेख से आप क्या समझते हैं? मतलब रंग का उल्लेखन क्या है? रंग क्या है? रंग और साथ ही ये दर्शाता क्या है? ये सारी चीज़ें इसमें पूछी गई। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 लाइन लिखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इसमें से अगर आप 1-2 लाइन कम कर सकते हैं, तो कम करके ही पेपर में लिखिएगा। 2 नंबर बहुत ज़्यादा, 4 से 5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। 3 घंटे आपके पास है, 10 क्वेश्चन करने रहेंगे इसके, 10 अति लघु के, और आप लोगों को 20 क्वेश्चन ऑप्शन वाले करने होंगे। साथ ही 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन होता है उसमें करने होंगे। तो बहुत ज़्यादा समय हर क्वेश्चन को देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जितनी ज़रूरत है, जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए उतना ही दीजिएगा। अगला है, रंग के उल्लेख से आप क्या समझते हैं? तो रंग क्या होता है इसको समझते हैं। किसी भी वस्त्र में रंग का अत्यधिक महत्व है, चाहे वह वस्त्र घरेलू, व्यापारिक अथवा संस्थागत उपयोग के लिए हो। उत्पाद की पहचान का श्रेय अधिकतर रंग को दिया जाता है। तो जो उत्पाद होता है उसकी पहचान का श्रेय किसको दिया जाता है? रंग को दिया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था और यही क्वेश्चन हम लोगों ने डाउट में छोड़ दिया था कि जो वस्त्र उत्पाद होता है उसकी पहचान का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रंग को दिया जाता है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है और आंसर बिल्कुल करेक्ट जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी की बुक की हैं। तो जो उत्पाद होती है उसकी पहचान का श्रेय किसको दिया जाता है? रंग को दिया जाता है। रंग मौसम, समारोह तथा लोगों की भावनाओं को दर्शाता है। जो रंग होता है वो व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाने का कार्य करता है। जब व्यक्ति किसी खुशी के माहौल वाले जगह पर जाते हैं या शादी में किसी फंक्शन में जाते हैं तो वो उस प्रकार के रंगों को जो है पहनना पसंद करते हैं। या फिर जो व्यक्ति हैं वो किसी शोक सभा में जाते हैं, शोक को प्रदर्शित करने के लिए जाते हैं, या किसी दुखद घटना स्थल पर जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पर जो रंग होता है वो कलर, उसी के अनुसार कलर को पहन कर जाते हैं, वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जो रंग होता है वो लोगों की भावनाओं को दर्शाने का कार्य करता है। रंग की पसंद संस्कृति, परंपरा, जलवायु, अवसर अथवा पूर्णतया व्यक्ति कारण से प्रभावित होती है। जो रंग होता है वो जलवायु, मौसम के अनुसार भी उसका चयन किया जाता है। जैसे कि गर्मी के मौसम में लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं और ठंडियों के मौसम में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं। तो जो रंग होता है वो मौसम और जलवायु पर भी आधारित होता है, साथ ही अवसर पर भी आधारित होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। रंग फैशन का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए डिज़ाइनर वस्त्रों के निर्माण के समय रंगों का चयन सावधानीपूर्वक करते हैं। तो जो रंग है वो फैशन का भी महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए जो डिज़ाइनर होते हैं वो वस्त्रों का जब चयन करते हैं तो वहाँ पर वो रंग को बहुत ही सावधानीपूर्वक से जो चयन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर वस्त्रों को डिज़ाइन करते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। आप समझते हैं, 4th क्वेश्चन हम लोगों का है, डिज़ाइन उद्योग के कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्या है? डिज़ाइन उद्योग के कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इसको पूछा गया है आपके इस क्वेश्चन में कि डिज़ाइन उद्योग का जो कार्यक्षेत्र है वो क्या है। वर्तमान में अनेक लोग फैशन उद्योग में आए, क्या आकर्षक अवसरों के कारण इसमें जीविका पाना चाहते थे। मतलब वर्तमान समय में बहुत सारे जो लोग हैं वो फैशन उद्योग के क्षेत्र में आए और वो आकर्षक अवसरों के साथ ही इस क्षेत्र में क्या पाना चाहते थे? जीविका पाना चाहते थे, जीविका के अवसर जो है पाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त फैशन उद्योग में स्वरोजगार में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी युवा अधिक प्रोत्साहित होते हैं। मतलब इस क्षेत्र में जो युवा व्यक्ति हैं, जो युवा बच्चे हैं वो इस क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं और साथ ही अपनी जो महत्वाकांक्षा, जो कौशल है उसको दिखाना चाहते हैं। इसी कारण लगभग 1/3 फैशन डिज़ाइन व्यावसायिक सेवा उद्यमी होते हैं। इसी मतलब यही कारण है कि 1/3 जो फैशन डिज़ाइन व्यावसायिक सेवा उद्यमी हैं वो होते हैं। और फैशन डिज़ाइन व्यवसायिकों में स्वाभाविक कलात्मक और रचनात्मक गुण होते हैं। वह अपनी रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा का उपयोग विभिन्न फैशन के क्षेत्र में
अद्वितीय डिज़ाइन संकल्पना की रचना करने में करते हैं। तो जो फैशन डिज़ाइनर होता है उसके अंदर क्या होती है, रचनात्मकता होती है, कलात्मकता होती है, और वहाँ पर जो है संज्ञानात्मकता उनके अंदर भी बहुत अच्छी होती, तभी वो जो है डिज़ाइनर संकल्पना की रचना कर पाते हैं और एक से एक अच्छे वस्त्रों को डिज़ाइन कर पाते हैं, उनके रंग के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग और साथ ही फैशन के अकॉर्डिंग वो वस्त्रों का चयन करते हैं और उसी के अनुसार वो वस्त्रों को डिज़ाइन करते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है आप लोगों के 4th की 5th चैप्टर का है, जो खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है आप लोगों का। आई होप 3rd या 5th, 3rd नहीं है, 4th चैप्टर है। तो जो क्वेश्चन है वो मतलब हाफ से ही आए हैं। अगर हाफ चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर कर ली होंगी तो बिल्कुल अच्छा पेपर आप लोगों का गया होगा। लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपके पूरे सिलेबस से क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप कर दिया जाएगा, फ्रेम कर दिया जाएगा और आपके पेपर में रख दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस जो है अच्छे से पढ़ करके रिवाइज करके जाना होगा। तो खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन कीजिए। इसको समझते हैं कि खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी का विकास है क्या। 810 ईस्वी में निकोलस एपर्ट द्वारा, यहाँ पर सेफर्ड नहीं है, एपर्ट है, एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया, खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक निर्णायक घटना थी। तो खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की जो प्रक्रिया है उसको किसने विकसित किया है, निकोलस एपर्ट ने किया है। कब किया है, 1810 में किया है। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। एक निर्णायक घटना थी। इसके बाद 1864 ईस्वी में लोग इस यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है आप लोगों की, मतलब जो शब्द हैं वो गलत यहाँ पर टाइप हो गए हैं। तो 1810 में निकोलस एपर्ट ने किसको खराब होने से बचाया, तो डिब्बों में बंद करने की जो प्रक्रिया है उसकी खोज किसने करी थी, निकोलस एपर्ट ने करी थी। तो यहाँ पर एपर्ट है। और इसके बाद 1864 में जो लुईस पास्चर थे उन्होंने अंगूरी शराब के खराब होने पर शोध किया। तो लुईस पास्चर ने किस पे शोध किया था, अंगूरी शराब के खराब होने पर। कब किया था, 1864 में किया था। और उसे खराब होने से कैसे बचाएं, खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने का पहला प्रयास था। तो खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने का सबसे पहला जो प्रयास है वो किसका था, लुईस पास्चर का था। अल्कोहल, सिरका, अंगूरी शराब और बियर के अतिरिक्त दूध के खट्टे होने पर भी शोध किया। तो जो लुईस पास्चर है उन्होंने अंगूरी शराब के साथ साथ अल्कोहल, सिरका, बियर और दूध के खट्टे होने पर भी शोध किया कि जो दूध होता है खट्टा क्यों हो जाता है। और उन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण को विकसित किया। तो जो पाश्चुरीकरण की विधि है वो उसका विकास किसने किया है, उसको किसने विकसित किया है, लुईस पास्चर ने विकसित किया है। दूध को पाश्चुरीकरण करने की जो विधि है, दूध को पाश्चुरीकृत करके संरक्षित करने की जो विधि है उसका विकास किसने किया है, लुईस पास्चर ने किया है। खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। खाद्य प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे पहले सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया। तो जो खाद्य प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग सबसे पहले किसकी पूर्ति के लिए किया गया, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया। 20वीं शताब्दी में विश्व युद्ध, अंतरिक्ष में खोज और उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग में खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दिया है। तो ये जो 20वीं शताब्दी है उसमें अंतरिक्ष की जो खोज है, उपभोक्ताओं द्वारा जो बढ़ती मांग है, उस सब ने क्या किया, खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन कीजिए। तो वही सारी चीज़ें इसमें जो है बताई गई हैं कि खाद्य प्रौद्योगिकी और जो खाद्य संसाधन है उसका विकास किस प्रकार हुआ। तो जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाए आपको बिल्कुल उसी के अनुसार अपना आंसर जो है कॉपी में राइट करना था। तो गाइस आज हम लोगों ने कर लिए हैं 5 क्वेश्चन, अभी हम लोगों के
5 क्वेश्चन रह गए हैं लघु उत्तरी वाले, वो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। और जिसको भी वीडियो क्लियर दिखाई नहीं देती है वो अपने यूट्यूब पर जब आप लोग वीडियो ऑन करते हैं तो वहाँ पे साइड में सेटिंग का बटन होता है, उस पर क्लिक करिएगा। वहाँ पर जो है क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, वीडियो क्वालिटी का, उस पर जब क्लिक करेंगे तो एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पे जाने के बाद वहाँ पर आप लोगों को जो सेटिंग होगी वो दिखाई देगी कि 360 पे अप्लाई करें या 720 पे करें, 1000 पे करें। तो अगर 360 पे करेंगे आप लोग तो क्लियर दिखाई देगा, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो 720 होगा, उस पर आप लोग अप्लाई कर लीजिए। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी और बिल्कुल साफ आप लोगों को दिखाई देगा। तो चीज़ें जब आप लोगों को साफ दिखाई देंगी तब आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।